नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के करंट अपडेट्स से संबंधित मार्च 2023 का करंट अपडेट्स। लेकिन इससे पहले ये मंथली सीरीज जो हमारी चल रही है, ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा कि आज की डेट में उत्तराखंड में एलटी को लेकर काफ़ी मारामारी चली हुई है और खासकर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है कि जो एलटी का सिलेबस चेंज हुआ है उसे कैसे पढ़ा जाए, कम समय में कैसे कवर किया जाए। तो मेरे हिसाब से अगर ये बात आप अपने मन से पूछेंगे कि हमें सेल्फ स्टडी के साथ तैयारी में जुटना पड़ेगा, और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज आपको दे रहा है 50 मार्क्स का जीएस जिसे हम पार्ट 1 कह रहे हैं, उसमें 50 मार्क्स का जो एलटी में यहाँ पर विशेष बैच एलटी का शुरू करने जा रहे हैं हम लोग भी। पार्ट फर्स्ट का खासकर सब्जेक्टिव पार्ट अभी स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर और बहुत सारी इंक्वायरी यहाँ पर होने के बावजूद भी, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स और हर सब्जेक्ट का टीचर मिलना मुश्किल हो पा रहा है, और इस वजह से अभी इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं हम फर्स्ट वीक अप्रैल से। और जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें एकेडमिक एप्टीट्यूड 5 यूनिट है उसकी, पेडागोजी जिसे हम कह रहे हैं, और लगभग 20 मार्क्स उससे बनने वाले हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए। और दूसरा है रीजनिंग टेस्ट, उसमें नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग है, लगभग 10 मार्क्स का वो बनने वाला है। तो 20 और 10 30 मार्क्स हो गए, और जो 20 मार्क्स का बचा शेष वो है उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ साथ पूरा जनरल स्टडीज, और उसमें भी 10 मार्क्स उत्तराखंड का रहेगा। और मतलब आपको किस किस चीज को फोकस करना है, एक तो उत्तराखंड को फोकस करना है जो आपको 10 मार्क्स दे सकता है उत्तराखंड का एलटी, एक दूसरा रीजनिंग को फोकस करना है। अगर 10 मार्क्स रीजनिंग आता है तो उसमें से आपके 5 या 6 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अच्छा, तीसरा आपको पेडागोजी को कवर करना है, 20 से 22 मार्क्स के आसपास पेडागोजी आपको दे सकता है, जो सबसे टफ पार्ट अभी माना जा रहा है फिलहाल। ये 3 जो पार्ट है इसके पार्ट फर्स्ट के, इसको कवर करने का प्रयास किया जाएगा, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि उत्तराखंड कहाँ से पढ़ा जाए, तो उत्तराखंड की किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो मेरी अपनी लिखी गई पुस्तक है, क्योंकि जैसे एलटी के सिलेबस में लिखा गया कि उत्तराखंड का मतलब एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, उत्तराखंड का इतिहास टोटल, तो उसमें उत्तराखंड का इतिहास एक सही सीक्वेंस में मैंने इसमें लगा दे रखा है। तो आप उसको उत्तराखंड का इतिहास यानी 160-65 पेज जो हमने लिखा है, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। दूसरा, इसमें उत्तराखंड का कल्चर और भूगोल और एमसीक्यूज भी हैं, 1000 एमसीक्यूज हैं जो उत्तराखंड के पूरे सिलेबस को कवर कर रहा होगा। तो इसलिए मेरी तरफ से उत्तराखंड के लिए आपके ये बुक है। और दूसरा, जीएस में आपको करंट अपडेट्स के साथ साथ उत्तराखंड का करंट अफेयर और इंडिया का करंट अफेयर ध्यान रखना है। जनरल स्टडीज में आपको मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छी तरह से, और हल्का हल्का संविधान यानी पॉलिटिकल साइंस का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, और इकोनॉमिक्स में भारत सरकार की योजनाएं जो मोदी सरकार की है वर्तमान में, थोड़ा सा उसको भी फोकस करना पड़ेगा। और ज्यादा ऐसा कुछ इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन स्टेट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना है, और लेकिन उत्तराखंड की अच्छी समझ आपको चाहिए होगी। चलिए आज का टॉपिक शुरू करता हूं। अब उत्तराखंड करंट अफेयर का ये जो मंथली टॉपिक है, और ये मंथली वीडियोज हर मंथ आपके पास पहुंच रहा है, और इसको भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि इंडिया और उत्तराखंड का करंट अपडेट्स भी थोड़ा अपडेट कर लिया जाए, इसीलिए ये सीरीज बनाई गई है। ये है देवभूमि आईएएस अकेडमी का प्लेटफॉर्म, और उसके फोन नंबर्स उत्तराखंड करंट अफेयर मार्च 2024 उत्तराखंड का है यहाँ पर ही। तो थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ। अब जिसको कुछ भी इस टाइप की कन्फ्यूजन है, आप आपस में अपने दोस्तों से, टीचर्स से, एकेडमी से शेयर करके अपने कन्फ्यूजन क्लियर कर दीजिएगा। और आपका सिलेक्शन कोई एकेडमी नहीं दिला सकता, ये आप जानते हो। आपका सिलेक्शन आपको खुद दिलाना है, तो इसके लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाले 3 या 4 महीने में अपने को सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट और जीएस में कॉम्बिनेशन करके और इसमें से समय निकाल के आप एलटी की सफलता तक पहुंच सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इस पर काम करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। जब तक सफल न हो नीत चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ये स्टेटमेंट आपके लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है गुलमर्ग। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2024, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल उत्तराखंड के पदक है 7।
थोड़ा सा डिटेल करूंगा। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन इस बार कहाँ हुआ है। तो आयोजन स्थल में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक हुए थे पहले, उसके बाद फिर गुलमर्ग में शेष 21 से लेकर 25 फरवरी तक हुए, यानी 2 से लेकर 25 फरवरी के बीच खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन हुआ था। और इसका शुभंकर यानी मस्कट इस बार क्या था, तो राजसी हिम तेंदुआ, इसका नाम वैसे सी लिखा हुआ है। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण था अगर आता है तो चौथा संस्करण था ये लगभग। और इससे पहले के जो संस्करण हुए हैं वो 2000 में, 2020 में, 2021 में और 2023 में हो पाए हैं, और इस बार 2024 का है। तो ये चौथी बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ है। इस बार लद्दाख और गुलमर्ग में, उसकी टाइमिंग ये है, और इसका शुभंकर आपके पास मिला हुआ है। अच्छा, दूसरी एक बार पदक तालिका पर नजर मारेंगे हम लोग, कौन इसमें टॉप में रहे हैं। पदक तालिका में 5 राज्य या सेनाएं या फिर जो भी इसमें टीमें भाग ले रही थी, पदक तालिका में स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य के साथ टोटल पदक की लिस्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहले आर्मी यानी सेना को इस बार 10 गोल्ड मेडल मिले हैं और 5 सिल्वर और 6 कांस्य पदक के साथ टोटल 21 पदक तालिका में टॉप में है अभी आर्मी या सेना। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक के साथ 9 स्वर्ण 2 रजत और कोई कांस्य नहीं, टोटल 11 पदक मिले हैं। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर था, 7 स्वर्ण 8 रजत और 7 कांस्य के साथ टोटल 22 पदक। और हिमाचल प्रदेश चौथे स्थान पर 4 रजत 4 कांस्य और 4 रजत 4 स्वर्ण 4 रजत और 9 कांस्य के साथ 17 पदक टोटल। और उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है उसमें 3 स्वर्ण पदक और 3 रजत और 1 कांस्य, 3 6 7 पदक उत्तराखंड की झोली में आए हैं। तो ये था वो पूरी लिस्ट जिसमें टॉप 5 जो हमने रखे हैं यहाँ पर नाम। उत्तराखंड के पदकों की संख्या भी हमारे पास है। चलिए, उत्तराखंड से जो पदक जीतने वाले कुछ नाम हैं जो मेरे पास यहाँ पर हैं, उनके नाम भी आपको एक बार याद दिला देता हूँ। उसमें है मेनका गुंज्याल, इन्हें स्वर्ण पदक मिला था और रजत पदक भी मिला था, यानी मेनका गुंज्याल को स्वर्ण और रजत दोनों मिला था। क्या खेलती है, सार्क फिन स्कीइंग इनका गेम है। दूसरा है महक कवाण, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, पैरेलल स्लैलम इनका खेल है। तीसरा है मानसी फरसवाण, कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ये 2-3 नाम मुझे मिले थे इसलिए मैंने इनको यहीं पर पॉइंट आउट कर दिया। तो ये था पहला टॉपिक हमारा, गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा और कितने पदक मिले, और पहला स्थान किसका था, तो सेना का था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो दिख रहा है उसको भी एक बार रखता हूँ सामने। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस भूतपूर्व राज्यपाल का 1 मार्च 2024 में निधन हुआ है। तो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो डॉक्टर अजीज कुरैशी का 1 मार्च 2024 को निधन हो गया था। तो उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल थे और कहाँ के वो राज्यपाल रहे, इससे पहले इस टाइप के कोई क्वेश्चन बनाया था तो एक बार उत्तराखंड के राज्यपालों पर नजर मार देते हैं ताकि हमारा उत्तराखंड का जीएस का क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो प्रथम राज्यपाल उत्तराखंड के रहे हैं श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी। 9 नवंबर से लेकर 8 जनवरी 2003 तक राज्यपाल का पद सुशोभित किया था उन्होंने। दूसरे राज्यपाल है सुदर्शन अग्रवाल जी, 8 जनवरी से लेकर 29 अक्टूबर 2007 तक, यानी 3 से लेकर 7 तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले। अगर उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल हैं तो सुदर्शन अग्रवाल जी हैं, लगभग 3-4 साल के आसपास। तीसरा स्थान तीसरे राज्यपाल रहे डॉक्टर BL जोशी, 29 अक्टूबर 2007 से लेकर 6 अगस्त 2009। और चतुर्थ राज्यपाल पहली महिला भी मार्गरेट अल्वा, 6 अगस्त 2009 से लेकर 15 मई 2012 तक, ये चौथी और पहली महिला राज्यपाल उत्तराखंड की। और 5वां नंबर था पंचम राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी, जिनकी बात हम कर रहे थे। 15 मई 2012 से लेकर 8 जनवरी 2015 तक वो राज्यपाल के पद पर उत्तराखंड में रहे थे। मतलब अगर ये पता है डॉक्टर अजीज कुरैशी उत्तराखंड के राज्यपाल कब रहे, तो आप कहेंगे 2012 से लेकर 2015 के बीच ये उनका कार्यकाल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अब राज्यपालों की लिस्ट जब हमने सामने रखी है तो थोड़ा सा और भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद जो नाम है, छठे राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पाल KK पॉल, 8 जनवरी 2005 से लेकर 26 अगस्त 2018 तक। और नेक्स्ट 7वें बेबी रानी मौर्य, फिर से महिला राज्यपाल, 26 अगस्त 2018 से 8 सितंबर 2021 तक। और अष्टम और अंतिम वर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, 9 सितंबर 2021 से अब तक वो राज्यपाल रहे।
ठीक है, तो ये थी राज्यपालों की लिस्ट। और जिसकी वजह से ये टॉपिक सुर्खियों में आया वो थे डॉक्टर अजीज कुरैशी। हाल ही में उनका निधन हुआ है और इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर सामने आ रखा। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है 2 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किन कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2 मार्च 2024 की डेट है। तो देखते हैं डॉक्टर राकेश भट्ट, जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, मूल निवास ऊखीमठ रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं डॉक्टर राकेश भट्ट जी। और योगदान क्या है, रंगमंच तथा लोकगीत में अहम योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ है। और उनकी नाट्य संस्था का नाम है उत्सव नाट्य संस्था में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें इस बार 2024 में डॉक्टर राकेश भट्ट को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, दूसरा जो नाम है इसमें वह है डॉक्टर अजय पांडे। चलिए एक बार फिर से, डॉक्टर अजय पांडे और उन्हीं की पत्नी डॉक्टर लता पांडे। डॉक्टर अजय पांडे मूल निवास बागेश्वर के हैं। योगदान क्या है, लोक कला निष्पादन के शिक्षक रहे हैं उत्तराखंड में। और दूसरा नाम उन्हीं की पत्नी का डॉक्टर लता पांडे, वैसे अल्मोड़ा की है मूलतः, लेकिन योगदान है संगीत शिक्षिका GIC श्रीनगर तथा गायिका, गायन के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए मिला है। अच्छा, चौथा जो नाम दिख रहा है जहूर आलम जी का, वरिष्ठ रंगकर्मी, नैनीताल के रहने वाले हैं। रंग संस्था युगमंच के संस्थापक भी रहे हो नैनीताल में और नैनीताल के ही मूल निवासी। योगदान क्या है, वरिष्ठ रंगकर्मी, रंग संस्था युगमंच के संस्थापक। ये इनका योगदान है। जो 4 बड़े नाम थे इस बार सुर्खियों में थे उत्तराखंड की तरफ से। और भी जो पुरस्कार मिले हैं उत्तराखंड के लोगों को, उनके नाम भी मैं यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी द्वारा किसी अन्य क्षेत्र में भी योगदान के लिए जो पुरस्कार मिले हैं उन पर आते हैं। पार्थो राय चौधरी संतूर वादक, संस्कृत के क्षेत्र में योगदान हेतु। पुनीत डिमरी जी गढ़वाली रामलीला में अहम योगदान के लिए। और अमित खंडूरी जी, ये 3 और नाम थे। टोटल 7 नाम मिले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। तीसरा टॉपिक जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तीसरा या चौथा टॉपिक जो दिख रहा है वो है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता। UCC काफी सुर्खियों में, और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भी बना है भारत की आजादी के बाद का। इससे पहले पुर्तगालियों द्वारा केवल गोवा में समान नागरिक संहिता लागू की गई थी, लेकिन भारत की आजादी के बाद ये पहला राज्य बना है उत्तर भारत का भी। तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई है। वैसे पहले मैं UCC करके एक बड़ा सा टॉपिक पढ़ा चुका हूं, लेकिन इस बार की राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी तो वो है 11 मार्च 2022 की डेट है। थोड़ा सा डिटेल करता हूं। अब जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है तो UCC अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक जो सुर्खियों में चल रहा है। तो UCC कमेटी का गठन कब हुआ अगर आए तो 27 मई 2022 को। एक प्रश्न तो यही इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में पहली बार UCC कमेटी का गठन हुआ है। और UCC कमेटी में सदस्य कितने हैं जिन्होंने इसका ड्राफ्ट बनाया, तो 5 सदस्य UCC ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष कौन रही है, तो न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 सदस्यीय UCC ड्राफ्ट कमेटी बनी है, तो उसकी अध्यक्ष है न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। और UCC ने उत्तराखंड में अपना जन संवाद लोगों से मिल मिलकर या कैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैसे भी तैयार किया। तो उसकी शुरुआत चमोली के माणा गांव से की थी, जिसे अब उत्तराखंड का पहला गांव माना जाता है। तो यहां से इसकी शुरुआत की थी और लगभग 2.33 लाख सुझाव मिले थे UCC ड्राफ्ट कमेटी को, जिनकी सिफारिश के आधार पर अंततः इसे पारित किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड के किस जनजाति समाज को UCC के दायरे से बाहर रखा गया, अगर इस टाइप का प्रश्न बनाया है तो यह है जनजातियां। जो उत्तराखंड में ट्राइब्स हैं, थारू, बोक्सा और राजी, जौनसारी, जो भी उत्तराखंड का जनजाति समुदाय, ये UCC से बाहर है। और UCC अपने आप में एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है। तो भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने इसको एक बहुत लंबे तरीके से बहुत क्लियर करके समझा रखा है, कौन कौन इसके दायरे में आते हैं, क्या आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, जो भी UCC कमेटी थी द्वारा सरकार को रिपोर्ट कब सौंपी गई, तो 2 फरवरी 2021 को सौंपी गई है। और उत्तराखंड विधानसभा में इससे रिपोर्ट पेश कब की गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो 6 फरवरी 2021 को। और उत्तराखंड विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ, तो 7 फरवरी 2024 को इसे पारित किया गया। और भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे कब मंजूरी दी है, तो 11 मार्च 2022। सॉरी, यहाँ पर राष्ट्रपति 2024 लिखना था, वहां पर भी मैं पहले से इसे गलत पढ़ दिया था।
तो ध्यान रखना 2022 से प्रोसेस चल रही थी, अब जाके 11 मार्च 2024 में से मंजूरी मिल चुकी है। तो 11 मार्च 2024 आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ कब कब क्या क्या हुआ यूसीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित। पौड़ी गढ़वाल पौड़ी में स्थापित तारामंडल का नाम किसके नाम पर रखा जाना प्रस्तावित हुआ है? पौड़ी में अनिल बलूनी जी के सहयोग से राज्यसभा सदस्य रहे हैं जो के सहयोग से यहाँ पर तारामंडल स्थापित किया गया, तो उसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम से रहेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भारत के पहले, उनके नाम से रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्च 2024 उत्तराखंड के किस भूतपूर्व सचिव को चुनाव आयुक्त भारत सरकार बनाया गया है? तो 6 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किस भूतपूर्व सचिव को चुनाव आयुक्त बनाया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं हो रही, चुनाव आयुक्त। तो इनका नाम है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, SS संधू, जो उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव रह चुके थे। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तराखंड के किस मुख्य सचिव को भारत सरकार में भूतपूर्व सचिव को भारत सरकार में चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर SS संधू, जो कि उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 8 मार्च 2023 को दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया प्रतियोगिता में नैनो क्रिएटर अवार्ड प्राप्त करने वाले पीयूष पुरोहित का संबंध किस जिले से है? यहां पर जिला पूछा है बस। नैनो क्रिएटर अवार्ड मिला था पीयूष पुरोहित जी को डिजिटल इंडिया प्रतियोगिता में, तो किस जिले से हैं? तो चमोली से। ठीक है, कहां हुआ था, कहां के हैं, चमोली के, नाम क्या है उनका? पीयूष पुरोहित है। और कौन सा अवार्ड मिला था? नैनो क्रिएटर। कब की बात है? तो 8 मार्च 2023 की। ये आयोजन कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में। तो सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24। इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 24 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिले कौन से हैं? अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो इकोनॉमिक सर्वे में ये आया है कि हरिद्वार उत्तराखंड का सर्वाधिक आय यानी प्रति व्यक्ति आय वाला जिला होगा, और रुद्रप्रयाग सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। तो थोड़ा सा इस पर नजर मारते इसके ड्राफ्ट पर क्या क्या उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013-14 के आसपास ये आंकड़े थे हमारे पास। भारत का था लगभग इतना 79,118, और 2020-21 में आंकड़े में थोड़ा चेंजेज आए, 12 से 18 हुआ, और यहाँ पर भी चेंजेज आए, और 2021-22 में फिर से चेंजेज बढ़ता गया ये आंकड़ा, और अभी 2022-23 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 या 2,30,000 कहीं पर इसे लिखता है। तो और भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,72,276 रुपये थी। लेकिन अभी जो आंकड़ा है लेटेस्ट, जो आपको याद रखना है, ये 2023-24 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय पूछेगा तो 2,60,201 रुपये, और भारत में है 1,85,854 रुपये। तो ये आंकड़ा आपने याद रखना था। और इसमें भी कितना चेंजेज आया है, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 12% की वृद्धि हो चुकी है पिछले सालों में, और भारत की प्रति व्यक्ति आय में 7.9% की वृद्धि हुई है। यानी उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में औसतन ज्यादा वृद्धि हो रही है भारत सरकार के सापेक्ष। ठीक है, अच्छा, जनपदवार प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा आपको मैं बता रहा था कि हरिद्वार टॉप में चल रहा है और रुद्रप्रयाग सबसे कम में, तो टॉप के 3 डिस्ट्रिक्ट पूछता हमसे उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिले कहता है, तो सबसे पहले हरिद्वार का नंबर है, 3,62,000 है इसकी प्रति व्यक्ति आय। ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरे स्थान पर है उधम सिंह नगर कुमाऊं का 2,70,000, और तीसरा स्थान है देहरादून का 2,35,000 प्रति व्यक्ति आय। अच्छा, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले भी साथ में देख लेते हैं। ये तो मैक्सिमम थे, अधिकतम प्रति व्यक्ति आय वाले हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, और न्यूनतम है रुद्रप्रयाग 93,160 प्रति व्यक्ति आय है। बागेश्वर की 98,755 और अल्मोड़ा की 1,00,000 प्रति व्यक्ति आय। ये आंकड़ा है डिस्ट्रिक्ट वाइज 2024-25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। गोपेश्वर चमोली में आयोजित गढ़वाल विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग के तत्वाधान में विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन हेतु किन पर्यावरणविदों को केदार सिंह रावत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केदार सिंह रावत पुरस्कार दिया गया।
तो केदार सिंह रावत पुरस्कार कौन देता है? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग के तत्वाधान में होता है। विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन किसके लिए मिला है? तो वन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला हुआ है। और क्या उनका योगदान है वो सब आपको दिख रहा है। तो वो जो नाम है जिन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है उनके नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कल्याण सिंह रावत मैती, पर्यावरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। मनोज तिवारी जी। वीरेंद्र गोदियाल समलौन आंदोलन से जुड़े हैं, और समलौन आंदोलन मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाया भी था। नेक्स्ट है सत्येंद्र भंडारी जी, त्रिफला वन सृजक के नाम से फेमस है। वनों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये उपाधियां उन्हें मिली है। थोड़ा सा डिटेल करना चाहेंगे। केदार सिंह रावत पुरस्कारों की शुरुआत अगर पूछेगा कब हुई है उत्तराखंड में, तो 2014 से हुई है। और पुरस्कार देता कौन है? केदार सिंह रावत के नाम से। केदार सिंह रावत तो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण क्षेत्र में योगदान दिया है उन्होंने, तो इसको सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र देता है। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और किसके नाम से? केदार सिंह रावत के नाम से। अच्छा, स्मृति किसकी याद में? केदार सिंह रावत की याद में। केदार घाटी में चिपको आंदोलन के नायक रहे हैं केदार सिंह रावत। केदार घाटी में चिपको आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने, इसलिए सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास संस्था द्वारा 2004 में केदार सिंह रावत पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। अच्छा, आज की डेट में सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र, चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र के प्रबंध न्यासी कौन है? तो ओम प्रकाश भट्ट जी है। और सीपी भट्ट 1973 में केदार घाटी के रामपुर फाटा में चिपको आंदोलन के नायक रहे थे, तब से ये नाम चल रहा है। तो चंडी प्रसाद भट्ट ने 1973 में रामपुर फाटा में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसी की वजह से उन्हें याद किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान। उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट। कौन है अभी डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट? तो MIET कुमाऊं के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। योगदान क्या है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में स्तरीय शोध कार्य, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विज्ञान शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु उत्कृष्ट कार्य, जो उनके योगदान है विज्ञान के क्षेत्र में, खासकर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। हायर एजुकेशन में जो उन्होंने क्वालिटी बेस सुधार कर रखे हैं और विज्ञान शिक्षा के प्रचार प्रसार में अहम योगदान है, उसके लिए उन्हें इस बार उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में सुर्खियों में रहे लाठी आर्ट का संबंध किस चित्रकार से है? तो कंचन जदली ये नाम है, लाठी आर्ट का संबंध। तो वर्तमान में उत्तराखंड में सुर्खियों में रहे लाठी आर्ट का संबंध किस चित्रकार से है? तो इसका आंसर है कंचन जदली। थोड़ा सा देखते हैं कंचन जदली कौन है। मूल निवास पौड़ी जहरी खाल के हैं कंचन जदली। और उपलब्धियां क्या रही हैं, क्यों सुर्खियों में आई हैं लाठी आर्ट की वजह से? तो थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। उपलब्धियां, वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान, जो देहरादून में वैश्विक निवेश सम्मेलन हुआ था और इन्वेस्टर से समिट हुआ था, जो के दौरान प्रधानमंत्री के सिर पर सजी ब्रह्म कमल टोपी को तैयार किया था इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसमें उन्होंने जो भी सजावट की उसको एक विशेष नाम दिया है लाठी आर्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। नाबार्ड द्वारा NABARD नाबार्ड तथा कृषि विभाग के सहयोग से वीरांगना कृषक उत्पादक संगठन स्वायत्त सहकारिता नामक संस्था से जुड़ी किस जिले की 215 महिलाओं को उत्तराखंड की पहली ड्रोन दीदी होने का गौरव प्राप्त हुआ है? मतलब उत्तराखंड की पहली ड्रोन दीदी होने का गौरव प्राप्त किसे हुआ है? तो उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक की 215 महिलाओं को मिला हुआ है। तो क्या है मामला, थोड़ा सा देखते हैं। कृषि विभाग द्वारा 75% की सब्सिडी उपलब्ध कराना लक्ष्य इसके माध्यम से। अगर आप कृषि से संबंधित उपकरण खरीदते हैं या फर्टिलाइजर्स कुछ भी यूज करते हैं तो 75% की सब्सिडी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य इस योजना का। और इसमें और क्या क्या बातें हैं? 1 एकड़ जमीन पर 5 मिनट में कीटनाशक तथा जैविक खाद का छिड़काव किया जा सकता है, जो ड्रोन तकनीकी है उसके द्वारा। और 15 किलो सेब को एक बार में सड़क तक पहुंचाया जा सकेगा इसके द्वारा। तो ये था पहली ड्रोन दीदी होने का गौरव प्राप्त किसे हुआ है? तो उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक जो क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है,
उत्तराखंड के किस स्थान पर 9 से 10 मार्च 2024 के मध्य राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, मतलब क्या गया है? तो वो है स्थान औली। उत्तराखंड के किस स्थान पर 9-10 मार्च 2024 के मध्य राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजन किया गया है? तो औली है। प्रमुख खेल जो यहाँ पर रहे सुर्खियों में, अल्पाइन स्कीइंग, अल्पाइन जो वनस्पति है उसके लिए आया शब्द, स्नोबोर्ड, स्की माउंटेनियरिंग। और राज्य कौन कौन शामिल थे उत्तराखंड के अलावा? हिमाचल और जम्मू, ये सब इसमें शामिल थे। तो उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू के खिलाड़ियों द्वारा 9-10 मार्च 2024 के मध्य औली में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट है 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो वर्तमान में उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिला है? तो पुरोला, 5 मार्च 2024। किस तिथि को उत्तराखंड का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक पर्व फूलदेवी मनाया जाना प्रस्तावित हुआ है? तो 20 मार्च को ये प्रस्तावित हुआ है। वैसे इसकी शुरुआत 2020 से ही हो चुकी थी कि हम फूलदेवी को पारंपरिक लोक पर्व के रूप में मनाएं, और ये काम श्रीनगर गढ़वाल की सांस्कृतिक संस्था सेलनट ने शुरू किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। और गढ़वाल हिमालय नाट्य संस्था व फूलदेवी संक्रांति श्रीनगर महावीर बिष्ट माध्यमिक शिक्षा निर्देशक, मतलब इसमें जिन जिन का योगदान है उनकी बातें चल रही है। गढ़वाल हिमालय नाट्य संस्था तो है ही कह रहे हैं, और फूलदेवी संक्रांति श्रीनगर और महावीर बिष्ट जी माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे उस समय, जिनके द्वारा ये 2022 में शुरू किया गया था। और इस बार 2023 में जब मनाया गया तो इसे 20 मार्च 2023 को बाल पर्व घोषित किया गया है। तो 20 मार्च जब 2023 को फूलदेवी मनाया जा रहा था तो इसे बाल पर्व घोषित किया गया था। तो कुल मिला के फूलदेवी को लोक पर्व के रूप में मनाने की जो शुरुआत है, जो मुहिम है, तो महावीर बिष्ट जी के द्वारा शुरू की गई थी, और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक रह चुके थे। चलिए आगे बढ़ता हूं। उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहां बनकर तैयार हुआ है? यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा इसका आंसर। तो उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहां बनकर तैयार हुआ है? तो यह होगा रुद्रपुर में बनकर तैयार हुआ है, यूएस नगर में। ठीक है, तो रुद्रपुर यूएस नगर में यह बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024, भारत उत्तराखंड सरकार की नीति है स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, को मंजूरी कब मिली है? तो 14 मार्च 2024 को इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो उत्तराखंड सरकार ने स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति कब शुरू की है? तो 14 मार्च 2024 को। क्या क्या एस्पेक्ट हैं इसके, थोड़ा सा उस पर नजर मारता हूं। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाले पुरानी बस तथा विक्रमों की जगह नए सीएससी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी इसके तहत। अच्छा, प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा और 15 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये देहरादून में शुरुआत हो रही है इसकी, और 15 लाख तक की सब्सिडी है, और बाद में 50% तक का सब्सिडी बढ़ाया जाएगा। और इसको काम करने वाली, इसके पीछे नोडल एजेंसी जो काम कर रही है वो है परिवहन विभाग, उत्तराखंड परिवहन विभाग। चलिए क्लियर हुआ, एक नई नीति की बात हुई है उत्तराखंड में पुराने वाहनों को अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। अच्छा, इसी में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी की मासिक परिवेशी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार देश के 255 शहरों में 538 मॉनिटरिंग स्टेशन से मिले आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड में पीएम का स्तर, पार्टिकल पर मिलेनियम का स्तर कितना है? तो 80 माइक्रोन प्रति घन मीटर है। और हवा जो खराब मानी जाती है वो लगभग 201 से 300 के आसपास मानी जाती है। तो प्रश्न था कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल की मासिक परिवेशी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो आई है वर्तमान में, उसमें उत्तराखंड के अनेक शहरों के जो आंकड़े आए हैं उसमें उत्तराखंड की वायु में पार्टिकल पर मिलेनियम के हिसाब से स्तर देखा जाए तो 80 माइक्रोन प्रति घन मीटर है। और जबकि देश के लगभग 77 शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक बताई गई है,
और 84 शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम है, जबकि 61 ऐसे शहर हैं जहां हवा की गुणवत्ता बेहद चिंताजनक है। पर्यावरण प्रदूषण को खासकर वायु पर्यावरण प्रदूषण को देखा जाए तो ये स्थिति है उत्तराखंड में पीएम स्तर की। चलिए वर्तमान के टॉपिक जो चल रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड को किस युवा कवि ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज किया? उत्तराखंड के किस युवा कवि ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज किया है? तो हिमांशु भडोनी जी ने। क्या किस क्षेत्र में उनने योगदान दिया है? तो देखते हैं। द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ऑनलाइन पोएट्री मैराथन के विजेता बने हैं वो। तो मतलब क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है, द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ऑनलाइन पोएट्री मैराथन के विजेता कौन बने हैं? तो हिमांशु भडोनी जी बने। और ये हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज किया है इन्होंने। आयोजक वैसे इसकी बुलंदी साहित्य संस्था है इसकी आयोजक। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया है? कब किया गया? विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अनवरत कवि सम्मेलन 10 से 19 जनवरी के मध्य से आयोजित किया गया था और लगभग 220 घंटे तक चले मैराथन हिंदी पोएट्री कार्यक्रम में 55 देशों के 1205 लेखक शामिल हुए थे इसमें। और इसमें उत्तराखंड के हिमांशु भडोनी जी ने सफलता अर्जित की है, अपने आप में काबिले तारीफ था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अंकिता ध्यानी का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो पौड़ी गढ़वाल से है। अंकिता ध्यानी काफी सुर्खियों में है आजकल और वो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट रही हैं और इस बार उन्हें निर्वाचन आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर रखा है। चलिए नेक्स्ट और एक अच्छा सा क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड, जिसे हम मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं, के किन 2 पुलिस जवानों को आजीवन कारावास की सजा हुई है? 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं से दिल्ली के जंतर मंतर पर जाती हुई जनता पर तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के द्वारा जो अन्याय और अत्याचार किया गया था, उसके बाद जिसे हम मुजफ्फरनगर कांड के नाम से जानते हैं, उसकी जो रिपोर्ट है वो अब मिल रही है कि किन ने ये सब किया, किन की वजह से ये सब हुआ। और उसमें 2 बड़े नाम जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है वह है मिलाप सिंह पुलिस अधिकारी और वीरेंद्र प्रताप सिंह। ये वो पुलिस कर्मी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, मतलब सबसे बड़ा हाथ जिनका था। अच्छा, इन्हें सजा की घोषणा कब हुई है? तो अभी 18 मार्च 2024 में। तो ये ध्यान रखिएगा, इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 18 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए 27 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम में उत्तराखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो इनका नाम है बॉबी सिंह धामी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बॉबी सिंह धामी का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से। वो ऑस्ट्रेलिया टूर 18 मार्च 2024 को जो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए 27 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम थी उसमें शामिल थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर, कुमाऊं का पहला पशु ऑपरेशन थिएटर कहां बनाया प्रस्तावित हुआ है? तो हल्द्वानी में बनने जा रहा है। ये वन लाइनर क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी था, कुमाऊं का पहला पशु ऑपरेशन थिएटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 से 10 मार्च 2024 को कोलकाता में आयोजित 4थी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में लैंडस्केप परिदृश्य श्रेणी में उत्तराखंड के किस फोटोग्राफर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड के लोग जहां तहां अपना परचम लहरा रहे हैं, उन्हीं में से एक है हिमांशु जोशी जी, नैनीताल के रहने वाले, और इन्होंने मार्च 2024 में कोलकाता में 4थी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चलिए आगे बढ़ जाते। मार्च 2024 में देहरादून से किस शहर के मध्य देश की सबसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन शुरू कर दिया गया है? लखनऊ। यानी देहरादून और लखनऊ के मध्य एक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन शुरू हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा मार्च 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को कब मंजूरी दी गई? तो मार्च 2024। यानी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको, उत्तराखंड की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी सुर्खियों में आई है और मार्च 2024 में क्या प्रावधान है इसके, क्या किससे संबंधित है? तो वैसे प्रथम सर्विस सेक्टर जो पॉलिसी नीति लागू रहेगी
अभी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी, यानी 2024 से लेकर 30 तक लागू रहेगी। तो क्या है सर्विस सेक्टर पॉलिसी, विशेष प्रावधान क्या है इसके? पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रखी गई। अगर आप इन्वेस्टर हो, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में निवेश करना चाहते हो, आपको 50 करोड़ की सब्सिडी मिल सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में आपको 100 करोड़ सब्सिडी मिलेगी। इस नीति के तहत और क्या खास है? स्थापित होने वाले उद्योग संस्थाओं को कुल लागत का 25% अथवा अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी का प्रावधान है। कुछ विशेष सेक्टर्स में मिलेगी ये सब्सिडी। देखते हैं क्या क्या सेक्टर है। हेल्थ केयर, अगर आप हेल्थ के क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हो उत्तराखंड में, शहरों में या पहाड़ में। हॉस्पिटैबिलिटी के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में, एजुकेशन, फिल्म, मीडिया और एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, डाटा सेंटर, किसी भी इन फील्ड में आप खासकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सब्सिडी लागू रहेगी। तो सर्विस सेक्टर पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण थी उत्तराखंड की, और इस बार प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी से कहा जा रहा है, जो 2030 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। 16 मार्च 2024 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा विमोचित की गई पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशंस के लेखक कौन है? तो एक नई किताब सुर्खी में आई है, इंटरनेशनल रिलेशंस। वो भी इसलिए क्योंकि अशोक कुमार जी ने लिखी है, जो कि उत्तराखंड के डीजीपी रहे हैं, और उन्हीं के सहयोगी हरियाणा के श्री राकेश मोहन जी एसएसपी हैं जो हरियाणा सरकार में। तो ये दो बड़े नाम जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है इंटरनेशनल रिलेशंस, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल द्वारा इसका विमोचन किया गया है 16 मार्च 2024 को। चलिए, जो जो खास बातें सुर्खियों में थी वो सब आपके सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के नए गृह सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिलीप जावलकर 19 मार्च 2024 को उत्तराखंड के नए गृह सचिव जावलकर बनाए गए हैं। इससे पहले भगोली गृह सचिव की भूमिका में थे, लेकिन चूंकि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार सचिव भी हैं, इसलिए ये पद इस बार दिलीप जावलकर को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। नई दिल्ली में आयोजित हिंदी साहित्य भारती संस्था का वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया है? मतलब हिंदी साहित्य भारती संस्था का वैचारिक आयोजन इस बार नई दिल्ली में हुआ है, तो उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व करने वाली डॉक्टर मंजू पांडे हैं, साहित्यकार। पिछली बार इन्हें 2023 का तीलू रौतेली पुरस्कार भी मिला था, और इससे पहले 2011 का शैलेश मटियानी पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 10 मार्च 2024 के मध्य फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड हिमालय कल्चर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड हिमालय कल्चर का उद्देश्य क्या है? फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए। कब हुआ है? 8 से 10 मार्च 2024 के मध्य। तो इसका आयोजन हुआ है देहरादून। ठीक है, तो ये थे विशेष क्वेश्चन उत्तराखंड करंट 2024 मार्च 2024 के क्वेश्चंस की सीरीज। उम्मीद करता हूं कि हर क्वेश्चन जो हमने तैयार किया है ये आपके काम आ सके। आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।